नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 2 दिन से आप देख रहे थे खबर कि धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर है वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया के सारे चैनल्स और बड़े-बड़े टीवी चैनल्स इस बात को कह रहे थे। अचानक से 2-3 घंटे के लिए चीज़ें रुक गईं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, सब चैनल्स श्रद्धांजलि देने लगे धर्मेंद्र को। तो आपको सोच के क्या लगेगा कि अब इतने बड़े-बड़े टीवी चैनल्स कह रहे हैं, तो फिर सच होगा। यही आम आदमी सोचेगा। लेकिन इन सारे टीवी चैनल्स ने बिना क्रॉस चेक किए इस खबर को चला दिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि धर्मेंद्र अगर असलियत में वो मरे नहीं थे, वो रिकवर कर रहे थे, उनकी रिकवरी हो रही थी अस्पताल में, वो काफ़ी बीमार थे, वेंटिलेटर पर भी थे, लेकिन वो रिकवर कर गए। डॉक्टर्स ने उनकी देखभाल की और वो भगवान की कृपा से वो ठीक-ठाक, सही सलामत आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए, अस्पताल से रिहा हो गए। लेकिन जिस तरीके का गोदी मीडिया ने रोल प्ले किया, एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ। अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की इतनी बड़ी एंकर हैं, उन्होंने वो आई थिंक शायद ब्लास्ट को कवर कर रही थी या चुनाव के कवरेज के बीच में, उस स्क्रीनशॉट को दिखाइएगा ताकि लोगों को वो एक स्क्रीनशॉट है एक टीवी चैनल का और उसी तरीके से बाकी सब टीवी चैनल्स ने इसको दिखाया। सागर उस ट्वीट में वो ट्वीट निकालिए, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए जिसमें अंजना ओम कश्यप दिख रही हैं कवरेज करते हुए। ये देखिए, उन्होंने कहा नहीं रहे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और दिल्ली ब्लास्ट की खबरों के बीच में वो चैट कर रही थी। आई थिंक शायद वो रेड फोर्ट से चैट कर रही होंगी और उसी बीच में उन्होंने ये खबर दी। उसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से कई मीडिया चैनल्स ने इसको दिखाया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी एक ट्वीट आया। खाली गोदी मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे बड़े बड़े नेता तक ये गलती कर गए। देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या लिख डाला, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूर्ण क्षति है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यहां तक कि राजनाथ सिंह ने भी कर दिया था और बाद में उनको ये डिलीट करना पड़ा जब उन्हें ये पता चला। और एक एएनआई का ट्वीट है, आपको दिखाती हूँ, उस एएनआई के ट्वीट से आपको पता चलेगा कि उनकी जो बेटी थी ईशा दियोल, उस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। और देखिए एएनआई का ट्वीट कि डॉटर ऑफ वेटरन एक्टर Dharmendra Isha Deol posts an update about his health. The previous tweet related to his demise was attributed to Defense Minister Rajnath Singh, and after confirmations from the media team of Dharmendra, the tweet now stands deleted till further updates come from the family. इतना ही नहीं, हेमा मालिनी इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया दी वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हेमा मालिनी ने क्या कहा। ये देखिए, what is happening is unforgivable. How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. आज इस पर बात क्या हमें नहीं करनी चाहिए कि आखिर धर्मेंद्र के परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी। एक जिंदा दिल आदमी जो कि जिंदा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको जीते जी गोदी मीडिया ने मार डाला। और सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, बड़े बड़े हमारे नेताओं ने ये गलत कर दिया। ये क्या गलती एक साजिश थी? क्या इसको जानबूझकर टीआरपी के लिए किया गया था? क्या ये एक ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम था जिस साजिश में सारे टीवी चैनल्स मिले हुए थे और उन्हीं टीवी चैनल्स को योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने भी फॉलो कर लिया? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो कि जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म राइटर हैं। हमारे साथ डॉक्टर बोधिसत्वा हैं इसमें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जनगणमन 24/7 पर। और मेरा पहला सवाल ये है कि ये गलती थी या साजिश थी सर? देखिए, मैं एक तो जो मैंने किसी भी जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई हो, पहले तो मैं धर्मेंद्र जी की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूँ। और इसमें दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो ब्लास्ट के टाइमिंग में और धर्मेंद्र जी के इस न्यूज़ ब्रेक करने के टाइमिंग में भी एक तालमेल है। अगर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो उससे डिविएट कैसे किया जाए, लोग जो वहाँ 12 से 14 और अभी तो संख्या उनके मृतकों की बढ़ भी गई है, उन पर बात न करें तो किस चीज़ पर बात करें? तो आइए धर्मेंद्र जी की मृत्यु पर बात करते हैं। या इसके अलावा भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है जो आगे जाके कभी उजागर होगा। अगर आप ध्यान देंगी
तो जिस टाइम पर ये कुछ हुआ उसी टाइम पे इस सरकार और उसके लोगों ने शायद और कोई खेल किया हो। तो डेफिनेटली इसमें कोई एक सहज प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मृत्यु हुई नहीं थी। बिना पुष्ट के खबर चलाने के पीछे कोई न कोई प्लान रहा होगा। और इसमें जो एक बू आ रही है मुझे, वो ये है कि ऐसा कुछ कर दो कि कुछ टाइम के लिए जो आप बोल रही हैं 3-4 घंटे, वो कोई दूसरी बात होने लगे जिसमें यथार्थ का कोई और धरातल जो है ना, सत्य के मुख पर एक झूठ का पर्दा डाल दो और उससे लोग दूर हो जाएं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी दुखद बात है वो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की पहुंच भगवान श्री रामचंद्र तक नहीं है? क्योंकि उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम इनकी आत्मा को शांति दें। तो अगर उनकी पहुंच वहां तक होती तो कुछ न कुछ अशुभ घटा होता धर्म जी के लिए। तो इसमें एक चीज बड़ी साफ है कि योगी जी की पहुंच जो है राम मंदिर तक तो हो सकती है, भगवान राम तक नहीं है। उनकी प्रार्थना वहां तक नहीं जा रही है। तो एक पक्ष इसका ये है। दूसरा, एक बात जो मुझे बड़ी विचित्र दिखी है कि ईशा देओल ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को रिप्लाई किया है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने रिप्लाई के लायक नहीं समझा है बिल्कुल कि भाई कि आप जो कह रहे हैं आपको कहना हो कहते रहिए। उन्होंने राजनाथ सिंह के ट्वीट को अधिक महत्व दिया, शायद केंद्र में मंत्री होने के नाते या और उनके जो पिछला इतिहास है उसके नाते। तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को खंडन करना उचित नहीं समझा। तीसरी जो एक खराब बात है इसमें कि मीडिया किस तरह की हड़बड़ी में है। आपने चैनल्स में काम किया है, मैंने काम किया हुआ है कि किसी भी खबर को चलाने के पहले कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जितने भी सूत्र हैं वो लागू किए जाते हैं। आज तक का भी ब्यूरो ऑफिस है बम्बई में, आज तक का मीडिया सेक्शन है, एबीपी का है, एनडीटीवी का है, और इन सब के पत्रकार बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। इनके सिनेमा के पत्रकार भी बहुत वेल कनेक्टेड लोग हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं नीलू जी जो बहुत साफ है कि या तो यहाँ के ब्यूरो से कभी इन लोगों ने कंसल्ट नहीं किया। ये खबर राजनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद सीधे दिल्ली से ब्रेक की गई, जिसमें मुंबई के लोकल पत्रकारों को पूछा नहीं गया। क्योंकि अगर चैनल कंफर्म करना चाहता तो मुंबई प्रशासन से कर लेता, पुलिस से कर लेता, हॉस्पिटल से कर लेता, उनके घर से कर लेता। इस परिवार में 7-8 वीआईपी हैं। ईशा देओल भी एक तरह की पर्सनालिटी हैं, सनी देओल हैं, बॉबी हैं, अभय हैं, धर्म जी तो मान लीजिए नहीं कॉन्शस में थे, लेकिन हेमा जी का स्वयं का एक पूरा डिपार्टमेंट है। अगर इनमें से किसी से पूछा गया होता तो ये खबर नहीं आती थी। यहाँ तक इनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वेल कनेक्टेड परिवारों में जितेंद्र जी का परिवार है और शत्रुघ्न सिन्हा जी का परिवार है और लोग हैं, जहाँ से कंफर्म हो सकती थी खबर कि क्या कंडीशन है। तो ये खबर या तो टीआरपी के लिए ब्रेक की गई, सबने छोड़ दिया भरोसा, या तो राजनाथ जी ने कर दिया है तो चलो हम भी कर देते हैं। इसमें किसको किसने फॉलो किया ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तौहीन तो राजनाथ सिंह की भी है। वो देश के रक्षा मंत्री हैं। एक तो उनको एंटरटेन वाले में आना नहीं था, चलो आए क्योंकि धर्मेंद्र जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, हेमा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। तो किसी से तो क्लियरिटी लेते कि भाई हम एक आदमी की मौत की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। तो ये केवल गोदी मीडिया ने भरोसा नहीं खोया है, ये हमारे दो बड़े जो राजनेता उत्तर प्रदेश और भारत के राजनीति से जुड़े हैं, उन्होंने भी यकीन खो दिया कि कल को अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान या किसी ने आक्रमण किया हो और राजनाथ जी ये ट्वीट करें कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हम उनकी बात क्यों मान लेंगे। अगर धर्मेंद्र जी की मौत की खबर वो गलत चला सकते हैं, गलत दे सकते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में भी वो कोई गलत सूचना दे सकते हैं, वो किसी के दल बदल पे गलत सूचना दे सकते हैं, वो बिहार की राजनीति का गलत आंकड़ा दे सकते हैं। ये सारे चैनल भी जो अगर आप ध्यान देंगी तो सब बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, यही लोग हैं। एबीपी न्यूज़ का आंकड़ा है, बाकी दूसरे लोगों का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये मौत जो है वो धर्मेंद्र जी की नहीं हुई है, ये मौत मीडिया की हुई है। कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मर गया है। और जो मैंने और एक दो जगहों पर बोला कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की मृत्यु के लिए
2 मिनट नहीं सही तो 2 सेकंड 5 सेकंड का एक मौन तो रखना ही चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का मरना इससे ज़्यादा कैसे प्रमाणित होगा कि हमारा एक बड़ा हीरो वो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान है और हमें खबर दे रहे हैं कि वो मर गया। कुछ लोगों ने उनकी डेड बॉडीज दिखा दी, कुछ लोगों ने उनके गाने चला दिए, कुछ लोगों ने उनके हेमा जी के विजुअल्स चला दिए, कुछ लोगों ने ईशा देओल और किसी को कहीं जाते दिखा दिया। किसी की शोक सभा में जा रही एक स्त्री को आप बता दीजिए को अपने पिताजी की डेड बॉडी और उसकी उसमें जा रही हो, तो इससे ज़्यादा पाप क्या होगा। मैं अगर मैथोलॉजिकल उसमें कहूँ तो असत्य बोलने से, एक आधा असत्य बोलने से युधिष्ठिर का रथ जो है वो जमीन पे उतर आया था। इस मीडिया के रथ को तो आग लग जानी चाहिए। और दूसरा एक बात आपने बोली, बड़ी पत्रकार, कोई बड़ा नहीं, बड़ा होता है आदमी अपने भरोसे से, बड़ा होता है आदमी अपनी भाषा से, अपने सत्य कथन से, अपने सत्य कर्म से। ये जो जितने मीडिया के बड़े पत्रकार हैं तो ठीक से दलाल भी अब नहीं रह गए, क्योंकि दलाली में भी प्रॉमिस का बहुत महत्व है। अगर दलाल भी कहता है कि फला शेयर आज इस भाव में बिकेगा तो उसी भाव में बेचता है, उसके ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, उसके भी प्रॉमिस का एक महत्व है। तो आज की जो मीडिया है, न गोदी मीडिया है न दलाल मीडिया है। और हमारे इतने बड़े बड़े दो राजनेता, मुझे तो उत्तर प्रदेश का नागरिक होने पे शर्म आए, हमारा एक एक्स चीफ मिनिस्टर और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोनों झूठ प्रचारित कर रहे हैं। तो इसमें किस बात का रोना रोया जाए, किस बात को रखा जाए और किस तरह से इससे मुक्ति पाई जाए, ये हमको, आपको और बाकी जो भी कभी मीडिया से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने कभी भी केवल नौकरी नहीं की है, जिन्होंने कभी चाहा कि जो सत्य का मुख है वो सामने आए समाज के, तो हमारा रोल और इस तरह के लोगों का रोल बढ़ जाता है। यही कहना है मुझे। जी बोधिसत्व जी, अब ऐसे में ये तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 मिनट का हमें या 2 सेकंड का कुछ मौन तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण नहीं है कि गोदी मीडिया मर चुका है। और गोदी मीडिया क्या, मतलब मीडिया अपने आप में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मर चुका है। लेकिन मैं साजिश वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगी, क्योंकि क्या ये ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम जानबूझकर किया गया? क्योंकि ब्लास्ट हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वोट चोरी पर लगातार बात हो रही थी। लोग ये भी कह रहे थे कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो उस दिन किस तरीके की धांधली बिहार में हो रही थी। तो क्या इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए बिना अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्या जानबूझकर सारे टीवी चैनल्स ने मिलकर एक साजिश की? क्योंकि एक टीवी चैनल गलती कर सकता है, एक गलत चलाता तो दूसरा उसको करेक्ट करता। नॉर्मली पहले तो यही होता था। आपने, हमने दोनों ने काम किया। जी एक गलत चला जी। रहा है लेकिन हम कन्फर्म करते थे। लेकिन सारे टीवी चैनल्स इस गलत खबर को कैसे चलाएँगे? तो ये तो मुझे साजिश लगती है, और टीआरपी पाने की साजिश और ध्यान भटकाने के कार्यक्रम को लेकर, और जिसमें कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे चैनल्स को किसी एक जगह से रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि सारे लोगों ने उसी टाइम पे वही एक खबर ब्रेक की जो खबर बिल्कुल, अपुष्ट है। अगर इनमें से किसी एक का मालिक या किसी एक का हैंडल किसी और जगह होता, किसी एक को कोई और नियंत्रित नहीं कर रहा होता, तो बोलता कि भाई ये खबर मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये खबर मेरे लिए असत्य है, पुष्टि नहीं बिल्कुल, हुई है। तो ये बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें दो चीजें हैं कि कोई एक बड़ी साजिश जिसमें किसी एक महत्वपूर्ण बात पे पर्दा डालना हो, और दूसरा ये कि इस खबर ने एक बात ये भी प्रमाणित की है कि ये जितने भी चैनल है, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, न्यूज 18 और एक दो के और नाम मैंने इसमें वो किए हैं आज तक, इन सबको इस तरह की खबरें किसी एक जगह से आ रही हैं कि भाई 7:08 पे ये खबर आपको ब्रेक करनी है कि धर्मेंद्र जी दिवंगत हो गए हैं। धर्मेंद्र जी के दिवंगत होने की खबर ने ब्लास्ट की खबर से थोड़ा डाइवर्ट किया। हम खुद दो तरह से बात करने के लगे कि दिल्ली में विस्फोट हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र जी भी चले गए हैं। तो हल्का सा टर्न जो है खबर पे बदला। और इसमें अगर आप लोग, क्योंकि मैं अभी उस तरह से पत्रकारिता में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कट ऑफ हूँ दूसरे तरीके से, लेकिन अगर आप लोग इस पे जांच करेंगी तो उस समय पर, उस टाइम फ्रेम में देश में कोई एक बड़ी साजिश, कोई प्रॉपर्टी बेच दी गई हो, किसी तरह की कोई और घालमेल हो गई हो,
दिल्ली में कुछ और हो गया हो, बिहार में कुछ और हो गया हो, कहीं पर कहीं स्ट्रांग रूम में कोई और बड़ी धांधली हो गई होगी, ये कुछ न कुछ हुआ होगा। आप अगर इस पे जाएंगी तो आपको डेफिनेटली ये खबर मिलेगी, क्योंकि ये खबर, एक सत्य खबर का न चलना महत्वपूर्ण कम है, एक खबर हमने नहीं चलाई, हमने नहीं बताया, लेकिन एक झूठ खबर का चलना एक बड़ी साजिश तो वैसे भी बता रहा है। और उसमें भी हमारा सेना, जो पॉइंट बहुत हमारा, सही था। जो मुझे स्ट्राइक नहीं किया पहले, आपने कहा कि जी सारे टीवी चैनल्स ने एक ही समय में एक ही खबर ब्रेक की, और जी तो इसका मतलब कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर से ये खबरें दी गई। अब लोग ये जी कहते हैं कि भाई पीएमओ में हीरेन जोशी हैं जो सबको डिक्टेशन देते रहते हैं, और क्या जी एजेंडा चलना है क्या नहीं चलना है, उनको तो बाकायदा ट्वीट्स भी बना के दिया जाता है। और जी जितने बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं, सो कॉल्ड बड़े एंकर्स, चाहे वो जी सुधीर चौधरी हो, चाहे अंजना जी ओम कश्यप हो, चाहे और जी भी चैनल्स के लोग हो, सब वो उसको चलाने लगते हैं। तो क्या जी ये, अब इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन क्या ये एक संचालित किया गया है इसको, तो क्या ये वही शक तो नहीं जाता कि भाई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो हिरेन जोशी हैं, जो मीडिया को डिक्टेशन देते हैं, क्या उन्होंने ये काम किया हो? भाई ध्यान भटकाना है तो सरकार ने कह दिया होगा करो। आप अगर इसमें ध्यान दीजिए कि राजनाथ जी का सूचना प्रसारण मंत्रालय से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, अगर ये खबर आनी ही थी तो सूचना प्रसारण मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय से आती, क्योंकि वो उसके डिपार्टमेंट इससे जुड़ते हैं, बिल्कुल। इंटरटेन और बाकी चीज़ें वहाँ से जुड़ती हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कोई कनेक्शन नहीं है टेलीविज़न और सिनेमा की इंडस्ट्री से। ऐसे दो लोगों को इसमें यूज करना या यूज किया जाना, हो सकता है उनको भी बोला गया हो कि आपके हैंडल से हम ये ट्वीट चाहते हैं, हम्म, क्योंकि सिनेमा वाले को, टेलीविजन वाले इस खबर को दो पॉलिटिशियंस से अगर एक समर्थन दे दिया जाए तो 3-4 घंटे का मसाला हमको मिल जाता है। कह रहे कैसे खबर झूठी होगी, मजे की बात आदित्य। ये, बोधिसत्व जी, मजे की बात ये कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने ही ट्वीट किया, और उसके अलावा तो और नेता भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं, क्यों नहीं किया? यहाँ से देवेंद्र फडणवीस ने क्यों नहीं किया, यहाँ से जो दूसरे नेता हैं उन्होंने क्यों नहीं किया, जो रेगुलर यहाँ पे संपर्क में, बम्बई से कोई ट्वीट क्यों नहीं आया, क्यों ये ट्वीट दिल्ली और लखनऊ से आए? इसका मतलब ये है, जो मैंने अभी पीछे भी बोला, कि कोई एक एजेंसी है, वो चाहे पीएमओ में हो या किसी और बीजेपी के दफ्तर में हो या कहीं पर हो, एक ऐसा सेल है, वो चाहे आईटी सेल हो या कोई भी हो, कि भाई इस आधे घंटे के लिए हम ये एक सेंसेशन फैलाएंगे, ये सेंसेशन 6 घंटे हम लोगों से फॉलो करवाएंगे ट्वीट पे, यहाँ वहाँ पे, और ये आप एक रात इस पर बिता दीजिए, अगले 2-3 दिन इसकी सफाई में जाएंगे, हमको किसी से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम खंडन होने तक ले जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो अगर एक सेटअप आप बना लीजिए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि बाद में इनको बोल दिया गया होगा कि भाई ये खबर हम डाल रहे हैं, आप हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप घंटे 1.5 घंटे जरा इस पे शांति बना के रखिएगा, क्योंकि हेमा जी को तो तुरंत ट्वीट मिला होगा, योगी आदित्यनाथ जी और एक दूसरे को देखते होंगे, राजनाथ जी और हेमा जी एक दूसरे की ट्वीट को फॉलो करते होंगे, मैंने जांचा नहीं है, तो क्यों इमीडिएट खंडन नहीं है? उस खंडन में इतने टाइम फ्रेम का स्पेस क्यों है? नहीं तो तत्काल आना चाहिए था ना कि धर्म जी हैं, तत्काल इन लोगों को चैनल्स में भी बात करनी चाहिए थी। तो चाहे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसी भी लेवल का हो, यह एक तो ये कि मीडिया से भरोसा और ख़त्म हो जाए, इसकी भी एक बड़ी कोशिश है कि मीडिया को इतना ज़्यादा डिरेल कर दो कि मीडिया कल को अगर कोई सही बात भी बताए तो लोग बोले नहीं नहीं भाई, हमको सही किसी है। और रिसोर्स से पुष्टि करनी होगी। इसमें एक लेखक हैं ज्ञान रंजन जी, उनकी एक कहानी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा रेफरेंस है उसमें इस तरह के एक पैटर्न का। एक बंदा है जिसने नए कपड़े सिलाए हैं और वो सज संवर के गली से निकलना चाहता है और चाहता है कि गली उसको देख ले। बिल्कुल गैर राजनीतिक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो जब जब वो गली में निकलता है, उसी समय नीचे से कोई प्लेन उड़ के चला जाता है मोहल्ले के ऊपर से, उसी समय गली में कोई भैंस दौड़ जाती है, उसी समय दो लोगों की मारपीट हो जाती है, और उसका जो सजा सजाया यथार्थ है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आज की जो सरकार है ना, वो जलते हुए यथार्थ को
जलते हुए सत्य को कोई और नहीं देख ले, इस तरह से वो गली में भैंस दौड़ा देती है, पल के नीचे से प्लेन चला जाता है, कभी धोनी का रिजाइन हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है। अन्यथा बिल्कुल अग्निवीर वाले ऑपरेशन में जो एक फर्जी ऑपरेशन था, उसमें भारतीय सेना कहाँ कहाँ घुस गई थी, ये खबर किसने नहीं चलाई। राजनाथ जी के इस ट्वीट के बाद तो मुझे लग रहा है कि रक्षा मंत्रालय से ही ये इंडिकेशन गया होगा कि हमने पाकिस्तान में यहाँ यहाँ इन उनके नेताओं को बंधक बना लिया है, इन अहदेदारों को रोक लिया है और पाकिस्तान में यहाँ चले गए। अन्यथा धर्म जी का परिवार वेल कनेक्टेड परिवार है, बहुत सोशल लोग हैं, ये संपर्क में रहते हैं, काम कराने में परिवार के भले दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हेमा जी तो सीधे डील करती हैं, सीधे मिलती हैं। एक दो कामों के लिए मैं उनके घर गया हूँ तो सीधे बैठ के टाइम देती हैं, ऐसा नहीं है कि अव्यवहारिक लोग हैं। तो किसी से नहीं होता, सनी देओल से हो जाता, उनके बेटे के ऑफिस से हो जाता, बॉबी देओल, अभय देओल, ईशा, हेमा जी, 6 तो बिल्कुल एक्टिव लोग हैं, 7 लोग। पूरा पूरा परिवार ही इनका बहुत एक्सेसिबल है। कई परिवार ऐसे होते जी हैं जो मीडिया से बात नहीं करते। मैंने खुद हेमा जी के इंटरव्यूज 3-4 बार इलेक्शंस के दौरान किए, उनको कैंपेन जी ट्रेल पे फॉलो किया, तो मुझे पता है जी कि बहुत एक्सेसिबल परिवार है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट एडिटर्स हैं इन चैनल्स के, क्या इन्होंने अपनी अंतरात्मा बेच दी थी? क्या चैनल के मालिकों ने अपनी आत्मा बेच दी थी? अब ये टीआरपी और थोड़े से ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम, जो कि प्रायोजित कार्यक्रम जो सरकार दे रही है, उसके लिए क्या अपनी विश्वसनीयता को इस हद तक ये लोग खोएंगे? इसका कहीं ना देखिए कहीं तो अंत होगा सर। जी देखिए जो बंबई के इनके ब्यूरो हैं ना, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने खबर नहीं दी। आपको मैं मतलब एकदम साफ साफ बोलना चाहूँगा कि हाँ एबीपी न्यूज़ के इंटरटेन डिवीजन से न्यूज़ दिल्ली नहीं गई है। मैं लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैं जानता हूँ जो उस टीम में शामिल हैं, वो ऐसी खबर दे ही नहीं सकते। वो बीमारी तक ले जा सकते हैं, और कोई क्या बोलते हैं कि फिल्म ने इतना व्यवसाय कर लिया है, उस पर चुप्पी साध सकते हैं। चाहे एबीपी न्यूज़ की टीम हो, चाहे आज तक की हो, या एनडीटीवी वाले हों, वो सारे के सारे लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। ये खबर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बिहाफ पे, यानी मालिकान और जो चैनल हेड हैं उनके बिहाफ पे ब्रेक की गई है, और इसका कोई न कोई कनेक्शन इस तरह की साजिश की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये केवल एक आदमी को मार देने की अफवाह नहीं है, एक आदमी की हत्या की खबर है जिसमें परिवार से भी आपने कंसल्ट नहीं किया है। तो पॉलिटिकल साजिश है ये मीडिया की और हत्या की कोशिश है, ये मीडिया को और नीचे गिरा देने की कोशिश है। क्योंकि आगे अगर मीडिया सच बोलना भी चाहे, सच दिखाना भी चाहे, तो कैसे दिखाएगा? अगर इनके यहाँ कोई खबर बना के भी रखी गई हो, तो अंजना ओम कश्यप को इस खबर में उतर जाने की क्या जरूरत है? लोअर लेवल पे चलता, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में ना चलता, या ये चलता कि मृत्यु की खबर आ रही है, हम पुष्ट करेंगे। आपने तो बोला कि मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु हो गई है तो अभी बताओ तुम्हें किसने खबर दी। अगर मैं चैनल हेड होता या मैं उस सेक्शन का हेड होता, तो अपने उस पत्रकार को मैं तलब करता कि तू अपना रिसोर्स अब तो बता, चल माफी मांग चैनल पे खड़े होके। क्योंकि जब आदमी तय कर लेता है कि असत्य ही उसका धर्म है, झूठ बोलना ही उसका व्यवसाय है, वो चैनल, वो आदमी ऐसे लबार की तरह झूठ बोलता है कि कहीं भी बोल दो। और आज मीडिया की स्थिति है कि अगर वो गंगा में डूब रहे आदमी की कहानी जैसे है कि मैं डूब रहा हूँ, और लोगों ने बोला नहीं, तो डूब नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले 20 बार तो झूठ बोल चुका है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा षड्यंत्र है ये, और बड़ा दुखद भी है नीलू जी, कि हम ये कहते हैं कि हम सत्य दिखाएंगे, हम सबसे पहले आपको सत्य बताएंगे, लेकिन आज तो दौड़ इस बात की शुरू हो गई है कि हम आपको सबसे पहले एक झूठ बताएंगे और बोलेंगे कि सत्य है, और आपसे हमें कहेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सत्य है। जी बस अंत में एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर बोधिसत्व कि अब ऐसे मीडिया का इलाज क्या है? क्या इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगा? क्या ये सॉरी बोलेंगे? सॉरी बोलना तो बहुत मुझे अंडर स्टेटमेंट लग रहा है कि ये माफी मांगेंगे। इनका तो चरित्र और डीएनए में ही नहीं है माफी मांगना कभी भी, कि जब गलती का एहसास होगा तभी इंसान माफी मांगेगा। लेकिन अब इनके साथ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि ये ऐसा दोबारा ना करें? देखिए, किसी भी जो मीडिया पर्सन है, इनको 3 तरह से आप सत्य के रास्ते पर ला सकते हैं
कि अगर मीडिया चैनल ये तय करें कि जो भी आदमी हमारे यहाँ से झूठी खबर चलाएगा उसको हम नौकरी से निकालेंगे। दूसरा, इन चैनल्स पे क्या कोई आर्थिक मुकदमा हो सकता है? कोई ऐसा सेल हो जो बोले कि भाई अगर धर्मेंद्र जी की मौत की खबर की पुष्टि आपने नहीं की तो आपको ये फाइन लगाया जाएगा। तीसरा, इनको खड़े करके लाइव में बोलने के लिए मजबूर किया जाए कि आप दिन में 6 बार इस खबर को चलाएंगे कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु की खबर हमने गलत चलाई, हमसे गलती हो गई, हमारे इन लोगों ने गलती किया, हम उनको निकाल भी रहे हैं और हम माफी मांगते हैं। हुआ ये है कि सरकार और मीडिया ने एक पैक्ट कर लिया है कि हम झूठ बनाएंगे, हम झूठ के लिए आपको एक पैकेज देंगे और आप वो झूठी खबर चलाते रहिए। अन्यथा आलू से सोना बनाने वाली जो खबरें हो राहुल गांधी पे न चल करके मोदी जी के नाम पे चलती और मीडिया चलाता, या मीडिया पहले ही दिन खंडन कर देता कि ये खबर गलत है। तो या तो जनता जागरूक हो या सोशल मीडिया और मजबूत हो, फेसबुक पर और फाइट हो, इंस्टाग्राम पे, ट्वीट पे, इस हैंडल उस हैंडल पर ये बातें हों कि भाई ये खबर गलत गई और ये चैनल झूठे चैनल है। या तो जनता इस लड़ाई को लड़े या जनता भी इंटरटेन करे कि चलो भाई 3 दिन हमने धर्मेंद्र जी का शोक समाचार पाके एंजॉय किया। क्योंकि आज तो ये स्थिति हो गई है कि शोक सभाएं भी भव्य करने के बारे में विचार हो रही हैं। तो मृत्यु की खबर भी बड़ी हो जाए अगर, वो झूठी ही सही है। चलो हमने आजमा लिया कि धर्मेंद्र जी मरेंगे तो कितनी खबरें आएंगी। अगर समाज यहाँ तक पहुँच गया है झूठ बोलने में और असत्य के फेवर में वहाँ तक खड़ा हो गया है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सरकार जो है वो इसी तरह काम करेगी, जनता भी मान रही है कि गलत हो रहा है, लेकिन ठीक है अपने लोग हैं तो इनको सत्ता में बने रहने दो। अगर जनता वहां तक पहुंच गई है तो ठीक है, धर्मेंद्र जी जिंदा हैं, जिंदा हैं, हमने कहाँ बोला को मर गए, हमने अंत्येष्टि तो नहीं करवा दी ना। ये गनीमत है नीलू जी कि लोग हॉस्पिटल ले जाके या धर्मेंद्र जी के घर जाके उनको फूकने नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि खबर में हो सकता है कल को ये करना पड़े कि धर्मेंद्र जी के घर के सामने खड़े होकर लोग बोलें कि हम उनके सामने घर के सामने खड़े हैं और मर गए। इसमें एक पहलू और भी है कि कोई मीडिया की गाड़ी धर्मेंद्र जी के घर नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसका नहीं, मतलब है आज जब डिस्चार्ज वो हो रहे थे और वो डिस्चार्ज हो एम्बुलेंस रहे को थे लेके, तो पीटीआई और आईएनएस के कैमरे ने दिखाया, मैंने और किसी गोदी मीडिया के चैनल को नहीं देखा। तो वो गोदी मीडिया जो अमिताभ बच्चन जब हाय हेलो करते हैं दोपहर में, वहां भी कैमरा लगा देने के लिए कोशिश करती है। तो धर्मेंद्र जी मर गए तो सनी देओल के घर पे, धर्मेंद्र जी के घर पे, ईशा के घर पे, ईशा के मायके, ससुराल, हेमा जी के घर, नए पुराने, सब पर कैमरे होने चाहिए थे कि निकलेंगे, हॉस्पिटल पे कैमरे होने चाहिए थे। कहीं से कोई लाइव चैट क्यों नहीं थी? इसका मतलब है कि इसमें चैनल की मिली जुली है। नहीं तो चैनल की गाड़ियां होती, चैनल के वो पर्सन होते कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एक केवल चैनल ने लाइव दिया है, यहाँ के करस्पॉन्डेंस है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरा ख्याल है न्यूज़ 18 है, जिसका एक करस्पॉन्डेंस यहाँ से बता रहा है मुंबई से, उसने लाइव चैट किया है। नाम अभी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया है और मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, उसने यहाँ से लाइव भी किया है। तो उसको किसने ये बोला होगा कि धर्मेंद्र जी मर गए हैं? इसका मतलब है ऊपर से फोर्स किया गया है कि आप ये 2.5-3-4 घंटे आज का दिन जो है इस खबर पे निकाल दीजिए। और ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है कि कोई दिलीप साहब की मौत की खबरें ब्रेक हो गई, असरानी की खबर की मौत ब्रेक हो गई और अबिचुअरी चलती रही। तो प्रेमानंद जी के मरने की खबर चल गई थी अभी पीछे कि प्रेमानंद महाराज नहीं रहे। और एक तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि मृत्यु की खबर बांटने में इतनी जल्दी क्यों होती है लोगों की? मृत्यु की खबर में तो लोग 1-2 दिन रुकते हैं यार कि कल बता देंगे, परसों बता देंगे। ये किसी के यहाँ संतान की उत्पत्ति की खबर तो है नहीं कि पन्नू को बेटा या बेटी हुई है, जल्दी बताओ यार, बड़ी खुशखबरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये सोचना पड़ेगा, ये एक तरह से सामाजिक अपराध है। खबर का झूठा चलाना एक नैतिक अपराध भी है, सामाजिक अपराध है, क्योंकि हर पत्रकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हम ओथ लेते हैं किसी पद को पाने में, वैसे ही एक ओथ हमारा नौकरी के टाइम पर भी होता था कि खबर चलाएंगे। हमने खबरें वापस ली हैं चलते हुए खबर से कि ये खबर अपुष्ट है, रहने दो। जहाँ पर मर्यादा का हनन होता हो,
दीपा दास मुंशी जी किसी गड्ढे में गिर गई थी कभी 2007 और 8 के बीच में। वो खबर हमने चला ली क्योंकि वो गड्ढा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन खबर ऐसे ब्रेक हुई कि जैसे किसी होल में गिर गई हो प्रिंस की तरह। तो हमने आधे से खबर लिया, हमको ऊपर से, मैं रन डाउन पे बैठा था, मुझे ऊपर से फोन आया कि क्या खबर डाल रहे हो, सही नहीं। हमने कितनी बार खबरें वापस ली कि भाई पोस्ट नहीं है, हमारे वहाँ के करस्पॉन्डेंट्स ने बताया कि खबर ठीक है, डाल रहे हैं, दूसरे ने बोला कि नहीं ठीक नहीं है, तो हमने लौटा लिया। तो एक खबर पे वापस ले लेना और सारी बोलना तो एक सामाजिकता है कि भाई गलती हो गई, क्षमा करो, आगे जाते हैं। मीडिया इतना ढीठ हो गया है कि अभी वो माफी मांगना भूल गया, माफी मांगना उसके लिए, क्योंकि वो माफी मांगेगा तो सरकार और राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ये सब अनैतिक होते हैं। मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह माफी मांगे, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, और ये सारे चैनल्स जो है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इन सबको बिना किसी रेगुलेटरी बॉडी के कहे इनको अपने से बड़े बड़े न्यूज 5 बार 6 बार डालने चाहिए कि मैं धर्मेंद्र जी के लिए दुआ करता हूँ वो सही सलामत रहें और ऐसी खबर आगे नहीं चलेगी। और राजनाथ जी का होता तो मेरे लिए मिट्टी में मिल गया। मेरे लिए वो एक राजनेता के रूप में, एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में उनका कोई महत्व नहीं जो इतने बड़े आदमी के लिए ये बोल दे कि वो मर चुके हैं और मन में कोई ग्लान भी नहीं हो और सफाई भी नहीं। और मैं हेमा जी, धर्मेंद्र जी, उनके पूरे परिवार के लिए आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी उनके लिए दुआ करूंगा कि वो सब सकुशल रहें, अच्छे से रहें, और जब जिसको जाना होगा जाएगा तो खबर वैसे उस हिसाब से आएगी, किसी का कोई फिक्स डेट तो है नहीं। प्लीज। बिल्कुल। उन सारे चैनल्स के साथ मैं भी जुड़ी रही, इसलिए आज दुख भी होता है कि जिन चैनलों में एक समय था संपादक हमें कहते थे कि हर खबर को क्रॉस चेक करके चलाओ, 5 बार क्रॉस चेक कर लो, 10 बार क्रॉस चेक कर लो, थोड़ा देर से चलाओ लेकिन सही खबर चलाओ। मुझे याद है एनडीटीवी तक ने, आज का जो एनडीटीवी ने भी दिखाया था कि उनके गाने चला दिए थे धर्मेंद्र जी के, और ऑब्ituरी बकायदा उनकी चल रही थी। ये वही चैनल था ना जिसकी टैगलाइन थी, सच दिखाते हैं हम। आज उन्हीं चैनल से आज पूछने की जरूरत है कि आप वाकई में सच दिखा रहे हैं, आप सच के नाम पर साजिश कर रहे हैं। और ये जो हमारी बातचीत पिछले 34 मिनट से डॉक्टर बोधिसत्वा के साथ हुई है, ये पूरी तरह से पॉइंट आउट करता है कि ये जो निधन की घोषणा थी धर्मेंद्र की, ये केवल और केवल टीआरपी के लिए एक साजिश था, एक षड्यंत्र था। एक सेंट्रलाइज सेंटर से एक साथ सभी टीवी चैनल्स ने अगर एक समय में ये खबर ब्रेक की है तो आज हर एक आम आदमी जिसने आज धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज होते जाते देखा है वो यही सोचेगा। तो आज ये मीडिया के हाथ में है कि वो अपनी अंतरात्मा की बात सुने, लोगों से माफी मांगे और कहे कि हमने झूठ खबर दिखाई थी और उसका पश्चाताप करे। लेकिन क्या वो काम करेगा? अगर ये साजिश थी और ये ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम का वो हिस्सा था, शायद गोदी मीडिया, मुझे नहीं लगता कि वो माफी भी मांगेगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने ये बातचीत डॉक्टर बोधिसत्वा के साथ की और हमने कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी दर्शकों के लिए सामने रखा। जी चलते चलते हम गोदी मीडिया के लिए और गोदी राजनेताओं के लिए 30 सेकंड 15 सेकंड की ओम शांति का मौन रखेंगे, उसके बाद हम ब्रेक कर लेंगे। तो गोदी मीडिया और ऐसे झूठे नेताओं के लिए 2 मिनट का शोक मौन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए डॉक्टर बोधिसत्वा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।